वेलकम सर। मैं आज आशीष सर जो रियल टेस्ट इंट्रोकॉन के मेन करता धरता है, आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सर मैंने इस शो का नाम रखा है द बेसिकली द जेवर शो। जेवर शो से शायद आप अच्छी तरह से ज्यादा चीज जानते हैं कि जेवर शो से मीनिंग है कि जेवर के आसपास सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उसके बारे में मैं सर से मैं मुलाकात करके वहाँ के बारे में सर के अपने व्यूज क्या है और सर इस फील्ड में कैसे एंटर किया है, आज उसके बारे में मैं आशीष सर के साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। शुड वी स्टार्ट सर? डेफिनेटली, थैंक यू सर। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक्स अ लॉट सर, हमारे थॉट प्रोसेस को जो है प्रमोशन करने के लिए। जी मेरा नाम आशीष पांडे है। एक्चुअली क्या है कि मैं शुरू से रियल एस्टेट के प्रोफेशन में नहीं हूँ जी। बेसिकली क्या है कि मैं एक्स डिफेंस पर्सनल हूँ। मैं इंडियन नेवी में था एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने लगभग 20 साल सर्व किया है और कुछ टाइम मैंने मर्चेंट नेवी में भी सर्व किया है। ओके। उसके बाद में 2018 से लगभग पार्टली मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया था। जी जी जी। और 2020 से कंप्लीटली हम रियल एस्टेट में फुल फ्लैज आ गए थे हम लोग। तो जब हमने रियल एस्टेट में आने की प्लान कर रहे थे तो काफ़ी एरिया में सर्व किया, काफ़ी एरिया सर्च किया, तो मुझे पता लगा कि जेवर के अंदर एक एयरपोर्ट आने वाला है। और उस समय तक सिर्फ ये पेपर में चल रहा था, बातों में चल रहा था, टीवी में खबर आ रही थी कि जेवर में कोई एयरपोर्ट आएगा जी। लेकिन क्या है कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था। तो हमने प्लान किया कि जनरली रियल एस्टेट वहां पे बूम करता है जहां आप डेवलपिंग एरियाज में अगर जाओगे तो। जैसे कभी हम लोग नोएडा में बैठे हुए सेक्टर 2 में, अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ये रेंटल तो आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा बट एप्रिसिएशन उतना अच्छा नहीं होगा। एग्जैक्टली। जैसे कि जेवर है अभी डेवलपिंग है, वहाँ डेवलपमेंट के बहुत सारे स्कोप है। अभी वहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 है, आने वाले सालों में कम से कम वहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख हो जाएगी। जी हाँ जी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, कारोबार करने के लिए व्यवसाय चाहिए होंगे, जो कि गवर्नमेंट वहाँ पे लगा ही रही है। तो रियल एस्टेट की डिमांड में बढ़ने वाली है। तो इस वजह से ये चीज हमने फोरकास्ट कर ली थी, 2018 में ही फोरकास्ट कर ली थी। बट क्या है कि 2020 में हमने वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था, एरोग्रीन रेजिडेंसी। एरोग्रीन रेजिडेंसी, ओके। ये जेवर मेन टाउन में हम प्रोजेक्ट लेकर आए थे। और बिलीव मी कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे लोगों के पीछे हम भाग भाग के उनको दे रहे थे कि समझा रहे थे कि प्रोजेक्ट ले लो, यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा तो रेट बहुत बढ़ जाएंगे जी। लेकिन लोग हमारी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। न्यूज में कभी कभी आता था कि जेवर एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। तो लेकिन हम लोग तो, हमें पता था गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होने वाली है। जो जेवर एयरपोर्ट तो बनना ही था। आज के डेट में देख रहे सपना साकार हो गया है। वो अप्रैल 2025 से फ्लाइट उड़ी स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट फ्लाइट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें क्या था कि जब हमने वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेच रहे थे, हम लोग प्लॉट साइज था हमारा 15,000 रुपए गज के हिसाब से हम लोग बेच रहे थे। ओके। आज की डेट में हमारे उसी साइट में कम से कम 50 मकान बन चुके हैं। 2021 एंड तक हमने उसको डिलीवर कर दिया था, एक भी प्लॉट में बचा हुआ नहीं था सेल करने के लिए जी। और आज की डेट में अगर हम अब कोई भी प्लॉट परचेज करना चाहोगे तो 60,000 रुपए वर्ग से नीचे नहीं है। सर इतना एफिशिएंट हो चुका ऑलरेडी? हाँ जी, हो चुका है। जो लोगों ने नहीं लिया, जो हमारे बार बार प्रयास करने के बावजूद, क्योंकि हम क्योंकि सेल्स में इन्वॉल्व थे, हमें तो चीज बेचनी है, हम उसको होल्ड करके तो रख नहीं सकते थे, हमें तो बेचना ही था। लेकिन हमारे बार बार लोगों से आग्रह करने के बाद भी लोग नहीं ले रहे थे या हमारा समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था। आज वो लोग आके देखे, मेरे साइट पे आए, एरोग्रीन रेजिडेंसी जेवर, यमुना एक्सप्रेस से उतरते ही बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर ये साइट है हमारी। कोई भी आए, कोई भी देखे, वहाँ पे हमारा एक ऑफिस है बना हुआ है, साइट ऑफिस है, और एक हमारा एक होटल चल रहा है। बिल्कुल सभी लोग वेलकम है, अपने होटल में आके रुके एक दिन, देखिए वहाँ का माहौल कैसा है। और 60,000 की इन्वेंट्री में जो लास्ट फ्लोर बिका है वो 60,000 बता रहा हूँ, बाकी तो वहाँ पे रिसेंटली यूनिटी अवेलेबल नहीं है। रिमार्केबल जर्नी कह सकते हैं सर इसको। इसके साथ साथ ही चूंकि वहाँ पे जेवर के अंदर इतना अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है, तो हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि क्यों ना इसको और बढ़ा दिया जाए। तो हम लोग जेवर के अंदर ही एक दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है एरोग्रीन रेजिडेंसी फेज 2। ओके। ये भी हमारा मेन जेवर टाउन के अंदर ही है जी। इसके जो लेआउट्स हैं वो जेवर टाउन से पास होकर के मिलेंगे लोगों को। कंप्लीटली वेल डेवलप्ड गेटेड सोसाइटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर 65 फीट, 30 फीट और 25 फीट के रोड साइज है जी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सीवरेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा मेन सीवरेज लाइन से। और इस सोसाइटी का सबसे एडिड एडवांटेज क्या है
कि वहाँ पे एक्सपेंशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आजू बाजू में वहाँ जमीन अवेलेबल है और जितनी भी एमिनिटीज होती है, फैसिलिटीज होती है, वो सब आसपास में है। हॉस्पिटल वहाँ पास में है, स्कूल एंड कॉलेज बिल्कुल पास में है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहाँ की कनेक्टिविटी जी। अगर मैं एरोबिडल रेजिडेंसी फेज 2 की बात करता हूँ, जो कि जेवर हम लेकर आ रहे हैं, नया प्रोजेक्ट हमारा है जी, ठीक है। इस साइट पे से अगर हम कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो इसके अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जेवर पलवल, अब जेवर पलवल हाईवे के द्वारा आप जो है पलवल जा सकते हो, टप्पल जा सकते हो, अलीगढ़ जा सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा आप आगरा, मथुरा और दिल्ली में आप कहीं भी मूव कर सकते हो जी जी, ठीक है। ईस्टर्न टेरिटोरी की कनेक्टिविटी के होने के साथ साथ आप जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को कनेक्ट कर सकते हैं, उधर सोनीपत जा सकते हैं जी। तो एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ से हार्डली 5 to 6 मिनट का रास्ता होगा। फिल्म सिटी एयरपोर्ट से थोड़ा सा भी फिल्म सिटी पड़ता है, वहाँ भी बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो हमारी गेटेड सोसाइटी जो हम लेकर के आ रहे हैं, ये गेटेड सोसाइटी जेवर के अंदर सबसे बेस्ट सोसाइटी होगी। यानी कि जो सोसाइटी हमने 2021 में डिलीवर करी थी, जो कि सिर्फ 6 एकड़ की थी, उस सोसाइटी से मतलब मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया लोगों को। ये वाली जो हमारी जो नई जो टाउनशिप लेकर के आ रहे हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट देगी इन्वेस्टर्स को। तो सर इसमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है स्कोप ज्यादा है वहाँ पे? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी भी जिसको जेवर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझूंगा कि भैया जेवर फिर कभी समझ में नहीं आएगा जी। जो चीज, हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो 4 साल पहले जो इन्वेस्टर्स थे उसमें इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी लोग 2-3 गुना अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अभी भी इतने ज्यादा चांसेस है कि आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 5 से 7 साल के अंदर कम से कम 3 से 4 गुना अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकता है। मतलब आपका मतलब अपॉर्चुनिटीज मतलब अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, जेवर के अंदर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। बेसिकली जनरली लोग क्वेरी करते रहते हैं कि सर हम लोग लैंड ले लेते हैं, तो लैंड के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि ऐसा नहीं तो कोई चीटिंग हो जाए या कोई सेफ्टी प्रिकॉशन, आप ऐसा कुछ बताएं ताकि लोगों को एजुकेट हो जाए। देखिए इसके लिए क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जनरली 80% लोग जो परचेजर हैं जी, उनको डॉक्यूमेंटेशन का सिर्फ नाम सुना होता है, उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं। उनको सिर्फ एक चीज दिमाग में रहता है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दो, लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या देखने होते हैं जी, वो किसी को ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। और उनके लोगों के माइंड में एक चीज होती है, क्वेरी करते करते लोगों से बात करते करते एक चीज आती है, ठीक है लाइए 143 दिखाइए। तो 143 एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप वो आवासीय एरिया आपका 143 जस्ट लैंड यूज, यानी कि उसमें आपको खेती की जमीन नहीं है, वो उसके ऊपर आप लेकिन खेती नहीं कर रहे, खेती का लगा नहीं दे रहे हैं। दैट इज द ओनली 143 का ये रहता है, ठीक है। लीगल के डॉक्यूमेंट की जब बात करता हूँ तो लीगल हम लोग क्या रेडी करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कोई भी, हमारे पास पूरी लीगल की फाइल बनती है पूरी, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी चेन से लेकर के पूरी रजिस्ट्री, उसकी लगभग 45 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है उसका, अच्छा 12 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है जी, उसकी खतौनी में वेरीफाई किया जाता है, ये सबको वेरीफाई करने के बाद में फिजिकल पोजीशन देखा जाता है। ये सारी चीजें जब हम देख लेते हैं तब एक इसकी सब डॉक्यूमेंटेशन बनता है पूरा जी। ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर उसके अंदर एक आबादी दर्ज कराई जाती है। ओके, वो हम आबादी दर्ज कराने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गाँव की विलेज आबादी हो जाती है, यानी विलेज के एरिया के अंदर आ रहा है तो विलेज आबादी होगी, और अगर टाउन क्षेत्र के अंदर वो एरिया आ रहा है तो उसमें टाउन की आबादी हो जाती है। सर जैसे नगर निगम, नगर पालिका जी, नगर पंचायत जी, ये सारे क्या है कि एक लोकल बॉडी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब लोकल बॉडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जी। यानी किसी शहर की, छोटे शहर की ये अधिक, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े क्षेत्र के लिए कवर करती है, छोटे क्षेत्र के ये सब लोकल बॉडीज कवर करती है। ओके, तो कोई भी नक्शा पास कराना है, कुछ अनुमति लेनी है, कुछ भी इसी प्रकार का काम होता है, ये लोग ही करते हैं। ओके, तो सर जैसे सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं और वो चाहते हैं विजिट करना, तो कंपनी के पास ऐसा प्रोविजन है कि कंपनी को मतलब वहाँ पे साइट विजिट कराए? देखिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इतने वेल डेवलप्ड हैं, सभी हमारे जो साइट्स हैं उनके ऊपर साइट ऑफिस बने हुए हैं जी, कोई ना कोई वहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहता है। सबसे पहले तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको हम लोकेशन भेज देते हैं, आप साइट पर पहुंच जाओ। क्योंकि हमारी प्राइसिंग और हमारे डेवलपमेंट ऐसे हैं कि कोई अगर डायरेक्ट भी चला जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, और सपोज कोई सर आपके ऑफिस आके मिले डायरेक्ट? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई हमारे ऑफिस आकर मीटिंग करता है तो यहाँ से भी हम उसको
फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। लाने मेरे साइड दिखाएंगे, वापसी लौट करके आएंगे, और लंच वगैरह आता है, जो भी जिस समय पे जो आता है बिल्कुल सर, वो जाती है। अगर कोई लंच के समय आता है तो लंच प्रोवाइड कराया जाता है, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आते तो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो सारी सुविधाएं, क्योंकि देखिए घर में कोई मेहमान भी आता है तो उसका भी बिल्कुल आदर सत्कार किया जाता है। तो हमारे लिए जो गेस्ट, जो हमारे क्लाइंट्स है, हमारे लिए मेहमान है एक तरह से, और हमारे लिए आदरणीय है। बिल्कुल तो सर, उनका पूरा स्वागत किया जाता है। अगर उन्हें हमारी साइट पर डायरेक्टली भी पहुंचेंगे तो भी उनका स्वागत पूरी तसल्ली से किया जाएगा। क्योंकि होता है कि हमारी विशेषता यही है, क्योंकि हम लोग एज डिफेंस पर्सनल का ग्रुप है, हमारा प्रोजेक्ट हम सभी मिलकर लेकर के आते हैं। तो हमारा एक ये है कि हम क्लाइंट को पीछे नहीं करते जी। यानी कि अगर साइट पर डायरेक्ट भेजना कंपनी ये होता है कि हम क्लाइंट को पूरी आजादी दे रहे हैं कि आप पहले सारे में घूम लो, देख लो, समझ लो, अगर समझ में आ जाए तो कहीं भी ले लो, नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे पास आ जाओ। चीज की गारंटी है, प्राइस की गारंटी है। एंड सर आफ्टर बाय बैक की भी मतलब कुछ इस तरह से? हाँ, हम लोग सभी प्लॉट्स पे तो नहीं, लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जी, उस पर हम लोग एक क्लाइंट को ऑफर करते हैं कि आपको हम जो है 100% बाय बैक का ऑफर देते हैं। जनरली अभी हमारा 4 साल का ऑफर लेके चल रहे हैं हम लोग। 4 ईयर्स में हम 100% बाय बैक। ओके। जो हमारी पहली वाली जो साइट थी एरोग्रीन रेजिडेंसी जी, उसमें हमने 4 ईयर्स का बाय बैक साइन किया था लोगों के साथ में। अभी हम लगभग 4 ईयर्स होने वाले हैं। हम सब लोगों को अप्रोच कर रहे थे, आपसे एग्रीमेंट साइन किया था, आप प्लॉट दे दो हमें, हम बेच देंगे। 15,000 रुपए बेचा था, 30,000 रुपए में बाय बैक बनता है उनका। लेकिन एक सिंगल भी बायर हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलरेडी 60,000 रुपए का चल रहा है। पहुंच गए तो क्यों देगा? बाय द वे, अगर ये प्राइस नहीं बढ़े होते, यानी कि एप्रिसिएशन पर ना होता, तो हो सकता है कि लोग देते और हम इसको परचेज करते, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी उसकी बी प्लान था कि हम इसको क्या करने वाले हैं। जी, मेरा प्लान ये था कि अगर बाय बैक मुझे दे देंगे, क्योंकि अब लगभग 2025 आ गया है, स्टार्ट हो गया है, और अप्रैल से फ्लाइट शुरू होने वाली, तो वहाँ पे बने हुए घर की बहुत डिमांड है। बिल्कुल। रेंटेड हाउसेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जितने भी हमारे पास बाय बैक प्लॉट्स आते हैं, उनके ऊपर हम लोग रेंट के लिए घर बनवा देते हैं, या तो फिर हमसे विला वगैरह बना के सेल कर देते हैं। ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग अगेन फिर एक बार हम बाय करके फिर से हम उसको बुलाते हैं। जी जी जी। तो सर जैसे आपकी ये जो साइट है, ये मास्टर प्लान जो आजकल दिखाते हैं, मास्टर प्लान के अंदर आती है या इसके आउटसाइड है ये? हाँ, एक बहुत बड़ा लोगों के लिए जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और बहुत बड़ा एक तरह से ये मान के चलिए कि भ्रम भी है। लोग कुछ भी बेच देते हैं जी, कहीं भी बेच देते हैं, लेकिन कुछ भी और कहीं भी ये दोनों ही हानिकारक है जी। यहीं पे आदमी लॉस खाता है। देखिए आदमी क्या होता है आज की डेट में, क्लाइंट को क्या है ना, समझदार तो बहुत है, बिल्कुल। लेकिन वो क्या होता है, सस्ते के पीछे भाग जाता है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। किस्तों के पीछे भाग जाता है। कोई किस्तों में बोलता है 5 साल में आपको हम प्लॉट दे देंगे, अभी 20% दे दो, 5 साल तक किस्त देते रहो, जब आपको रजिस्टर करा देंगे। जी। या अभी 20% दे जाओ, आपको रजिस्टर करा देते हैं, आप किस्त देते रहो 5 साल तक। अब ये बताइए कि एप्पल का फोन, बिल्कुल। एप्पल का फोन कोई बोलेगा कि 10,000 का ले जाओ, सर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है जी। अगर आपको बोलेगा कि जो अच्छा, कितने हम लोग गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, चढ़ाई पे एप्पल के वो बेच रहे होते हैं कि 1,000 रुपए के ले रहे थे, 25,000 की 1,000 रुपए बेच रहे होते हैं, कितने वो खरीदते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो एप्पल के एक्चुअली यूजर है वो उसको खरीदता भी है, उनको पता है नकली है, लेकिन उसमें टैग सेल लगा होता है, ट्रेडमार्क सेल लगा होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं लेते उसको, क्योंकि हमें पता है नकली है। 25,000 की 1,000 में कैसे आ जाएगी? एक तरह से कहने मतलब चीकन से मतलब आप सावधान रहिए। मतलब कुल मिलाकर ये कि हम मौका उनको खुद देते हैं, सस्ते गिरे से भाग के। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना। तो क्या है कि हमें क्वालिटी के पीछे जाना है। जब परचेज प्राइस, अब ये मान के चलिए कि कोई भी जो आप बता रहे थे, मास्टर प्लान के बाहर और अंदर की बात बताता हूँ कि देखिए मास्टर प्लान के अंदर पूरा ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ एंड अप टू आगरा, पूरा का पूरा एरिया इन लोगों ने नोटिफाइड किया हुआ है। ओके। टू थिंग्स, वन इज नोटिफाइड एरिया, वन इज प्लानिंग एरिया। राइट। तो मास्टर प्लान के अनुसार में पूरे एरिया को नोटिफाइड किया हुआ है। ओके। नोटिफाइड एरिया के अंदर गवर्नमेंट जो बोलती है, ये बोलती है कि हमारी अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, हमसे अनुमति लो और करो। लेकिन होता क्या है कि ये अनुमति सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर लागू होती है। अच्छा। जो गांव होते हैं, जो नगर पालिकाएं होती है, या जो नगर पंचायत होती है, इनके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है वो नल एंड वॉइड होता है, जी। लागू नहीं होता। एक होता है ओवरराइडिंग इफेक्ट, एक मतलब जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। वहां पे क्या होता है, जहां 2 अथॉरिटीज का एरिया फॉल करते हैं उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट बोलते हैं। राइट। तो जितने भी नगर पालिकाएं या नगर पंचायत है, वहां पे नगर पालिका का एरिया भी जुडिक्शन भी लागू होती है और अथॉरिटी की जुडिक्शन लागू होती है।
अथॉरिटी की जुरिडिक्शन उस जगह पर लागू होती है जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, जो नगर पालिका के या नगर पंचायत के अधिकारित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे उनको डेवलपमेंट की आजादी है, अनुमति देने की आजादी है, या जहाँ पे उनका संक्रमित एरिया होता है, यानी जहाँ तक वो उनके पास एक अधिकार होता है कि वहाँ कि वो अपने क्षेत्र से कितनी दूरी तक किसी के घर की अप्रूवल दे सकते हैं। ओके, उनके पास में एक अधिकार होता है जी। उस अधिकार का मतलब कि उपयोग करके वो लोग अनुमति देते हैं जी। अभी जैसे कि जब हम अभी नई साइट लेकर के आए अपनी एरोग्रीन रेजिडेंसी फेज 2, ये नगर पालिका नगर पंचायत के संक्रमित क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि अग्रगरीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने घर का नक्शा लेकर जाओगे तो वो आपका नक्शा पास कर दिया जाएगा। ओके, उस नक्शे के अनुसार आप अपना लेआउट को तैयार करो, अपना घर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बिजली मिलेगी, वाटर कनेक्शन मिलेगा, जब शेप में वाटर आएगा, आपको सीवर लाइन ये सब कनेक्ट बेसिक एमएनडी हम लोग करके देंगे। ये सारी चीजें आपको मतलब कंपनी जो है रियल ब्रिक्स वो ये फैसिलिटी बेसिक जो नेसेसिटीज है वो हम लोग देंगे, वो आप उनको देंगे वहाँ पे एमिनिटीज देंगे। ओके, तो सर इसमें बैंक से भी कुछ ऐसा प्रोसेस? जी, जनरली होता क्या है कि जो फ्री होल्ड वाला जो एरिया होता है जी, यहाँ पे जो आपके नेशनलाइज बैंक है जी, वो जनरली फंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी एनबीएफसी वो परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन ओके के अनुसार लोन कर देते हैं। जी जी जी। कुछ हमारी जो सोसाइटी जो लॉन्च करी है हमने अभी इसके अंदर भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो सर यहाँ इसके आसपास गवर्नमेंट सेक्टर की भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? जो ये जो सोसाइटी जो हमने करके यहाँ पे जो एयरपोर्ट के लिए जिन लोगों को रिप्लेस किया गया था उनको रिलोकेट करके जेवर के पास में एक आरआर कॉलोनी बनाई गई है। ओके, जहाँ पे लगभग सभी गाँव को वहीं पे बसाया गया है। अच्छा, तो बिल्कुल हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये कॉलोनी बनी हुई है। हमारी कॉलोनी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक कैलाश हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर महेश शर्मा जी की जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेन है, कैलाश हॉस्पिटल उसी का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। ओके, ऑलरेडी एक पब्लिक स्कूल है वहाँ पे, इंटर कॉलेज है 10+2 का, वो भी हमारे यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है जी। और आजू बाजू में हमारे बिल्कुल जस्ट सोसाइटी के से बैक से लगा हुआ है सिंह कोट। अच्छा, हाँ, ITI कॉलेज, गवर्नमेंट का एक इंटर कॉलेज। ओके, ये सारे के सारे हमारे सराउंडिंग्स में लगे हुए हैं। मतलब एजुकेशन भी है और ये भी सब चीजें हैं, फैसिलिटीज है। बिल्कुल। और तो जैसे सर बीच में आपकी यमुना एक्सप्रेस वे जा रही है, तो यमुना एक्सप्रेस इसका साइड का कितना डिस्टेंस होगा, कितने किलोमीटर अंदर? लगभग अगर मैं यमुना एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी मानूं तो देखिए होता क्या है कि यमुना एक्सप्रेस वे तो पास से गुजरा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी से हमारे पास से होगा। लेकिन होता क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे पास गुजर जाने से हमारा कुछ उपयोग नहीं है जी। इसलिए क्या होता है कि हम वहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पे कहाँ से चढ़ सकते हैं, अदरवाइज यमुना एक्सप्रेस वे देख करके हमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी हमारे पास 2 एंट्री है। एक एंट्री तो हमारी इसकी है जेवर टाउन से, ओके, यानी कि हम जेवर टाउन क्रॉस करेंगे और हम यमुना एक्सप्रेस वे पिकअप कर लेंगे जी। दूसरी इसकी एंट्री है टप्पल साइड से, यानी कि हम लोग अपनी साइड से निकलेंगे और टप्पल की तरफ से घूमते हुए तो भी हम यमुना एक्सप्रेस पकड़ लेंगे। दोनों ही तरफ से लगभग इसकी दूरी 4 किलोमीटर के आसपास बैठती है। ओके, कोई से भी रूट पकड़ेंगे तो 4 किलोमीटर बैठेंगे। तो सर यहाँ पे तो काफी जो सुनने में न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा है MNC से अमेरिकन पार्क, ऑस्ट्रेलियन पार्क, देखो ये इज इट ट्रू? डेफिनेटली ट्रू है। और देखिए क्या है कि अब जो नोएडा मतलब जेवर एयरपोर्ट जिसको हम पहले बोलते थे, अभी इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जितनी भी स्टोरी मार्केट में घूम रही है वो सब ठीक है, क्योंकि कोई भी बयान ऐसे नहीं है जो किसी अनधिकारिक तौर पर दिए गए हो। ये सारे बयान जो यमुना अथॉरिटी के जो CEO हैं अरुणवीर सिंह जी, वो इसको पब्लिश करते हैं। ओके, वही फिर पेपर में छपती है। तो यानी कि कोई अगर कोई ऐसे ही कोई कहने लगे तो अलग बात है, वो उसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन जब एक इतना बड़ा अधिकारी जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरा बिल्कुल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरी हर चीज प्लानिंग पे हाथ से हो रही है, तो फिर वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मतलब कि नहीं होगी। सर मतलब आपका मतलब बातों से ना जैसे कि ना ये बहुत वाइड रेंज में इकोनॉमिक जोन बन सकता है जेवर। हाँ, अभी बन चुका है वो बहुत ज्यादा। आप अगर देखिए लोगों को अभी भी जो
साउथ दिल्ली या जो लोग हैं नोएडा की तरफ नहीं आते हैं या जी आज से 5-6 साल पहले 8-10 साल पहले आए हैं, जी जी उनकी नजरों में अभी भी इसकी भी वैसी ही है कि खाली पड़ा होगा, ये होगा। हाँ। अभी क्या प्रिसिजन है, अभी तो जेवर बहुत दूर की कहानी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जेवर में आज की डेट में जो ये 930 जो प्लॉट निकालती है, तो लकी ड्रॉ में निकलते हैं। जी हाँ जी प्राइस तो इनका 25,000 रुपये मीटर का रहता है लकी ड्रॉ के समय पे। लेकिन अगर इस बार 400 प्लॉट पे लगभग 2 लाख के एप्लीकेशन आए थे, मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए मीटर का है पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का। यानी कि आप समझ सकते हो कि यानी कि आज नोएडा में आप खरीदोगे तो 1.5 लाख रुपए मीटर में आपको मिल जाएगा, जी लेकिन यमुना एक्सप्रेस में जाओगे तो 1 लाख रुपए मीटर का है। वही चीज अगर हम बिल्डर से खरीदेंगे, यानी कि ATS एक बड़ा बिल्डर है नोएडा क्षेत्र का, और आपका एस भी एक बड़ा जाना माना बिल्डर है, ये सब प्लॉट्स लेकर के आए हुए हैं। गवर्नमेंट सिटी जो बिल्डर है वो भी एक बड़ा बिल्डर है, वो भी प्रोजेक्ट्स में प्लॉट्स लेकर आए थे। आज की डेट में वहाँ पे 1.25 लाख रुपए मीटर, 1.5 लाख रुपए मीटर ये प्राइस चल रही है। यानी कि अगर कोई 200 गज का प्लॉट लेना चाहता है आदमी तो 3 करोड़ रुपए 2.5-3 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट तो नहीं, क्या एक कॉमन एवरेज आदमी को सस्टेन ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है? लगता तो नहीं, इतना आसान तो है नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। जी नहीं। तो क्या अब ये बताइए कि क्या उस क्षेत्र के अंदर सिर्फ वही लोग रहेंगे कि जिनकी हैसियत 2-4-5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, या बाकी कॉमन आदमी भी रहेंगे? आप बताइए ये मुझे। बहुत अच्छा आपने बताया कि मतलब एक आम आदमी के लिए आप एक डेवलप कर रहे हैं। आम आदमी देखिए, जो हम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं जी वहाँ वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। खास आदमी आ सकते हैं वहाँ पे, वो 2-4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब वो रखते हैं, वो लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन होगा। बिल्कुल। लेकिन हम ये सोसाइटी जो बना रहे हैं, हम लोग जो साइट्स बना रहे हैं, ये हम एक आम आदमी के लिए बना रहे हैं। यानी कि जहाँ जो आदमी 3 करोड़ का नहीं अफोर्ड कर सकता, फ्लैट्स की रेट वहाँ पे 8.5 ये मान चलिए, अगर 2 BH का 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेने चले जाओ मैक्सिमम पे, आज की डेट में 85 लाख रुपए से नीचे नहीं है। जी जी जी। तो यानी कि एक 2 BH का फ्लैट 85 लाख रुपए, और आज भी लोग सोचते हैं कि वो तो जंगल है, वहाँ पे अभी क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग प्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 गज के प्लॉट यानी 50 लाख के अंदर आप बना करके 2 BH के आप 3-4 BH के विला बना करके 100 गज के 50 लाख के अंदर आप रह सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि हम 50 लाख रुपए में किसी को जमीन के साथ में घर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। तो मतलब तो एक आम आदमी, यानी कि जो आदमी एक आम बोलते हैं जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, जी तो मैं उसको आम आदमी काउंट करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए दिए तो उससे कुछ सामान नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन 50 लाख रुपए का ऐसा फिगर है कि कोई भी अगर अपने घर में रहना चाहता है, अपनी छत अपनी जमीन यूज करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर उसके लिए बहुत स्वागत है। तो सर ये बताइए कि जैसे कोई इन्वेस्टर है, उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा मेन, जिससे उसको लगे कि हाँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कि जिसको आज आप इन्वेस्ट करेंगे आपको। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि आज की डेट में मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली नोएडा या एक मेट्रो सिटी में रह रहा है व्यक्ति, वो यहाँ का काम धंधा छोड़ के वहाँ पे जाएगा नहीं। जी। लेकिन कोई तो रहेगा वहाँ पे, और बिल्कुल रहेंगे। बाय द वे अभी जैसे कि हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी कि कुछ एविएशन डिपार्टमेंट के लोग थे, बोले कि हमारा ट्रांसफर जेवर एयरपोर्ट पर आ गया है, हमें मार्च में ज्वाइन करना है, अप्रैल में ज्वाइन करना है। तो ये लोग तो वहाँ पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा में रहते हो, मैं नहीं जाता रहूंगा, लेकिन वो लोग तो रहेंगे। वो तो रहेंगे। वो किसी से तो परचेज करेंगे जी। तो वो आपके नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा क्लियर मैसेज है कि जो लोग भी विजनरी हैं, जो लोग भी सोच सकते हैं कि हाँ आगे की सोच सकते हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करो। इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बाईबैक ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोजेक्ट में प्लॉट परचेज करिए, हम अपने साथ में एक बाईबैक एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके अंदर एक सर्टेन पीरियड रहेगा। सपोज से अभी हम एज ऑफ नाउ हम लोग 4 years का बाईबैक ऑफर कर रहे हैं जी। जिसके अंदर आपके साथ में एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि 4 साल तक जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप फ्रीडम है आपके पास, आप सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो आप जो है उस प्रॉपर्टी को कंपनी को बाईबैक के एग्रीमेंट के अंतर्गत आप वापसी दे सकते हो, आपको 100% के एप्रिसिएशन के साथ में उससे परचेज कर लेंगे। मतलब सपोज उसने कोई चीज 1 रुपए के लिए, तो आप उसको 2 रुपीज में कन्वर्ट करके आप उसको 4 साल के अंदर। ओके। ये इन्वेस्टर्स के लिए मेरा
अगर इन बिटवीन को इनको ग्राहक के बाय टकरा जाता है तो उसको अपने कोई भी रेट में बेच सकते हैं। मतलब वो सब फ्री भी है और चाहे तो आपको भी दोनों तरह के उसके लिए ऑप्शन। दोनों तरह के, देखिए हम बायर परमिशन कैसे डाल सकते हैं, बिल्कुल अपने इन्वेस्टर के बंधन नहीं डाल सकते। हाँ, उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके माइंड को मजबूत कर सकते हैं कि आप सिक्योर हैं, आप सेफर हैंड्स में हैं। जी जी जी। तो सर आपने तो सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी, मतलब एक आम आदमी के लिए, जिससे कि वो आने वाले टाइम के लिए अपना प्लान कर सके, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सब के लिए, और अपने आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर यहाँ पे एक समय में आया था कि सर यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए एक रेवोल्यूशनरी काम चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ओके। और जितनी भी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर ग्रीन इंडस्ट्रीज के उनको नॉमिनेचर दिया गया है। So you mean to say that it's a non-polluted area? हाँ, यहाँ पे क्या है कि या तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करी जाती है या तो उससे ड्राइव होंगे, या यहाँ पे जो है इसको सोलर एनेबल बना रहे हैं पूरा। ओके। 100% सोलर एनेबल्ड रहेगा, और पावर फेलियर रहेगा तो सोलर से ड्राइव होगा, और अगर जो है पावर अपनी नहीं है तो सोलर से होगा, अदरवाइज तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है उससे ड्राइव होगा जी। इसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है, यानी कोई भी ऐसी नहीं है कि वो धुआं देगी इंडस्ट्री। अच्छा। हाँ, तो इस तरह का यहाँ पे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है इस प्रकार से। ओके, मतलब काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे गए हैं, बहुत ज्यादा आपको देखते हैं, हर चीज में ग्रीन कर दिया गया है। ओके। अब समझिए एयरपोर्ट का नाम ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे इजीली मतलब ट्रांसपोर्ट इजीली, मतलब आने टाइम में सर मेट्रो की कनेक्टिविटी टाइप से भी सर प्रोसेस में या प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या को लगता है? हाँ, देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप मास्टर प्लान को डीपली स्टडी करोगे तो मास्टर प्लान के अंदर बिल्कुल क्लियरली है, इसको मल्टीपल कनेक्टिविटी के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप जेवर में खड़े हुए हैं तो ये मान के चलिए यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। ओके। बाई यमुना एक्सप्रेस वे यू कैन गो टू दिल्ली एंड दिल्ली टू एनीवेयर। सर वहाँ पे एक सुनने में MIDC का भी बन रहा है। आई जस्ट एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ। आप जेवर में खड़े हुए हैं तो यू कैन गो टू दिल्ली एंड दिल्ली टू एनीवेयर, देन आप आगरा एंड आगरा टू एनीवेयर। आगरा से आप लखनऊ एक्सप्रेस वे है, देन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, तो आप पूरा ईस्टर्न पार्ट आपने कनेक्ट कर लिया। राइट। इसके साथ साथ आपको अपने देश में कहीं फ्लाइट से जाना है तो जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर है आपका उपलब्ध। जी जी। देन फिर आपको रेलवे कनेक्टिविटी के आपको यूज करनी है आपको, तो आपको चेला जंक्शन एक काफी बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, पहले से है वो, बट अभी उसको और विकसित हो रहा है। उसके द्वारा आप जो है रेलवे कनेक्टिविटी के द्वारा भी कहीं जा सकते हैं। ओके। रोड कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो आप सारे ईस्टर्न पेरिफेरल, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, DMIC सारे के सारे आपके जेवर में ही कनेक्ट हो रहे हैं जी। आप इसमें बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो मल्टीपल मतलब 23 साइज मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है। एक तो जो हरिचौक तक जो मेट्रो आई हुई है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरी एक मेट्रो इसमें डायरेक्ट IGI से डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं मेट्रो। जी जी जी। तो आपने जिसमें सुना होगा मोनो रेल्स वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे एक फिल्म सिटी डेवलप हो रही है सेक्टर 21 में, जो कि यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यानी कि उसको बताया जा रहा है कि मुंबई से डबल मतलब बड़ी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बना रही थी प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, उसके भी DPRs वगैरह रेडी हो रहे हैं, टाइम पे उसके पेपर में आती है तो खबरें सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे एक ओलंपिक सिटी बनाई जा रही है। ओलंपिक सिटी सर? जी। आने वाले कुछ सालों में मोदी जी का प्लान है, गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि यहाँ पे ना ओलंपिक्स हमारे देश में कराने हैं, और ओलंपिक कराने के लिए ओलंपिक सिटी पहले से डिजाइन की जा रही है यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास। ओके। उसके लिए सेक्टर्स डिजिग्नेट कर दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ कंट्रीज है जैसे कि जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनको जमीन अलॉकेट करी गई है अपने SEZ बनाने के लिए। अच्छा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अमेरिका में कुछ जो खास इंडस्ट्रीज है वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, कोरियन इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में भी मन बनाया कि वो भी यहाँ पे एक बड़ा ये चाहते हैं हमसे, जिसमें वो अपना शहर विकसित कर सके। मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए हब बन रहा है पूरा बहुत जबरदस्त। ये मानिए चलिए कि अगर अभी मिस करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके। तो सर इससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट अच्छी होगी। देखिए आप जैसे कि हम सब लोग दिल्ली में, देखिए दिल्ली का कोई भी लोकल है नहीं, ज्यादातर लोग से बाहर से आके माइग्रेट हो गए सर जी। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब जो एरिया थे पहले काफी रूरल
जब न्यू ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जी अथॉरिटी हाँ का गठन नहीं हुआ था, तो ये एरिया बहुत ही, ग्रेटर नोएडा भी, ये सब क्या है, बहुत एरिया रूरल एरिया में काउंट होते थे। जी यहाँ पे कुछ खेती की पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यहाँ लोगों को अच्छे मुआवजे मिले, लोगों ने, तो यहाँ पे क्या है, बदलाव आते चले गए। जी। आप यहाँ किसी भी लोकल आदमी को बहुत ज्यादा एंगेज नहीं देखोगे, काम नहीं करते देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि उनके बाप दादाओं ने दूर की सोची, उन्होंने यहाँ पे कुछ लैंड पैच ऐसे रिजर्व कर दिए कि जिनसे उनको किराए की रेंटल इनकम आती रहे। ओके। आज की डेट में आप समझोगे कि यार, अब जैसे आप देखते भी होंगे, अरे यार तो फलाना आदमी तो जो है पता नहीं, कभी थार ले लेता है, कभी फॉर्च्यूनर लेता है, कभी कुछ नहीं लेता, गाड़ी में घूमता रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। तो यह करेगा धरेगा क्यों? क्योंकि उसको तो 10-12 लाख रुपए तो उसकी किराए की इनकम आ रही है। पिताजी, उसके दादाजी ने जमीन लेकर छोड़ी थी, पिताजी ने बनवा दी, बेटा उसको एंजॉय कर रहा है किराए को। तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही एंजॉय करें। तो आज हमें एक विजनरी की तरह हमें बनना है, सोचना है और कुछ ना कुछ लेकर छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हमारे बच्चे बोले कि यार अच्छा हमारे पापा जी, अच्छा हमारे दादाजी वाली बात नहीं आएगी, हमारे बच्चे इसको उपयोग कर लेंगे। आपकी सेकंड जनरेशन ही उसको उपयोग में लेकर के आ जाएगी, और इवन सेकंड जनरेशन नहीं हो सकता आप भी उसका लाभ उठा पाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आज से 10 साल पहले बहुत दूर की कहानी थी, एक स्टोरी थी जो बुक के अंदर छपी हुई थी, लेकिन अब वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो चुकी है। एक किक अभी और मिलने वाली है, जैसी फ्लाइट स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होने वाला है। सर ये तो मतलब पीक टाइम है कि यदि आप दिल्ली में जो हम सोसाइटी लेकर के आ रहे हैं, एरोग्रीन रेजिडेंसी फेज 2 जेवर के अंदर जो लेकर आ रहे हैं, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विद इन 3 to 4 मंथ इस सारी सोसाइटी में सेल आउट कर दूंगा। अब वो कौन लक्की लोग होंगे जो इसको परचेज कर रहे हैं, अभी एक समय बताएगा। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर हम बायबैक ऑफर दे रहे हैं 4 years का। आइए प्लॉट परचेज करिए और बायबैक एग्रीमेंट साइन करा के ले जाइए मेरे से, ठीक है। 4 years के अंदर हम 100% एप्रिसिएशन ऑफर करेंगे, और मैं गारंटी बता रहा हूँ, एक भी आदमी बायबैक वापसी देने नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एप्रिसिएशन डबल नहीं होगा, एप्रिसिएशन कम से कम 4 गुना होगा। बिल्कुल होगा सर, जिस तरह से डेवलपमेंट। जो प्लॉट साइज है हमारे पास में 100 गज से लेकर के 200 गज 300 गज, ये रेंज में प्लॉट रखे हमने इसमें, और पूरा लेआउट को इस तरह से बनाया गया है कि गेटेड एंट्री है पूरी, और एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्जिट, कोई भी प्लॉट डेड एंड पे नहीं है। एक तरफ से एंट्री करेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। सारे लेआउट एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया बना हमारा। एक बार जो भी मतलब कि इच्छुक होंगे हमारे लेआउट को एक बार चेक करें, साइट पर चेक करें, सब लोग इनवाइटेड हैं। तो सर जैसे आपको देख के आपके कोई कुलीग पुराने आपके पास डिफेंस के आते हैं सपोज, तो उनके लिए तो सर स्पेशल जरूर आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली होता है। डिफेंस वालों के लिए स्पेशल अट्रैक्शन है, और डिफेंस वालों को से हम लोग सिर्फ उतना देते हैं जितने से हमारे खर्चे चल जाए, कमाई उनसे हम नहीं करते। मतलब एक उनके लिए मतलब स्पेशल रिगार्ड्स है, रिगार्ड्स कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ना एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हुए हैं, जेवर एयरपोर्ट, जैसे कि सब जानते हैं, जिसको आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में अगर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रनवे पे काम पूरा हो चुका है, उसके फिटिंग्स लग रही है, जो भी टर्मिनल्स के ऊपर जो भी एरिया रहता है वो डेवलपमेंट चल रहा है। अदरवाइज तो एयरपोर्ट इज कम्प्लीटली रेडी। अप्रैल, जो जैसे कि पेपरों में खबर आती है या न्यूज में सुनने के लिए मिलता है, अप्रैल एंड तक एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं जो ठीक एयरपोर्ट के सामने है, यानी कि सामने एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से मैं इसको अगर ये बोलूँ कि एयरपोर्ट से 0 डिस्टेंस, ओके, 0 डिस्टेंस पर हम कुछ कमर्शियल लाइन लेकर के आए जो एक्सक्लूसिवली फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउस के लिए उपयोग में ली जा सकती है। सभी प्लॉट्स हमारे 2 साइड ओपन है, 250 गज के हमने प्लॉट साइज रखे हैं। जो लोग भी अपने होटल चलाते हैं, पीजी चलाते हैं या कोई चलाते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट सिक्योरिटी है, क्योंकि एयरपोर्ट के 10-10 किलोमीटर तक और कोई जगह मिलने वाली नहीं है। और हमारे पास में छोटी सी लैंड पैच है जो कि मात्र विलेज आबादी के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पे हमें कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं है, किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। विलेज आबादी के अंदर हम इनको आराम से लाल डोरा के अंदर डेवलप कर सकते हैं।
तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो सर साइट का नाम नेम नाम नहीं है, एक्चुअली वो विलेज आबादी की लालडोरा लैंड है। ओके उसके अंदर क्या होता है कि कोई नाम वाम नहीं होता है, वो कॉलोनी नहीं होती है, जी। लैंड अवेलेबल है। ओके यानी कि उसको हम पीसीज में उसको कन्वर्ट कर दिया है। प्रोजेक्ट तो देखिए अगर 5-10 एकड़ का प्रोजेक्ट ना हो तो उसको प्रोजेक्ट का नाम नहीं बोलना चाहिए। ओके ओके तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग दयानतपुर विलेज आबादी के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल थ्रो बैक रेट में आज हम दे रहे हैं उनको। आने वाले समय में ये मान के चलिए कि इनवैल्यूएबल होगी और मिलेगी नहीं, पहली बात तो। जी 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 इसको ऐसे अज्यूम करिए कि आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट T3 पे चले जाइए, जी उसके सामने आप नजर उठाकर देखो कि आपको कितनी खाली लैंड पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो कोई सेल नहीं कर रहा आपको। आप मुंबई एयरपोर्ट पे चले जाइए, मुंबई एयरपोर्ट के ठीक सामने आप देखिए कि कितनी खाली लैंड पड़ी हुई है, कोई होगी तो मिलेगी नहीं, और जो बनी हुई है कोई बेचने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी तरह बेंगलोर में चले जाइए आप, कोई भी मेट्रो सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ऐसी कोई जमीन नहीं उपलब्ध है कि जो खाली हो और जो कमर्शियल एक्टिविटी यूज ना हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, आप जो भी लोग इच्छुक हैं आप संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा दयानतपुर विलेज, जस्ट इन फ्रंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके तो ठीक है। सो जो भी व्यूअर्स होंगे वो जो देखेंगे तो सीधा होटल्स एंड गेस्ट हाउस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपका जब भी दोबारा होगा तो वो प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा। मात्र ये मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए 250 गज का प्लॉट हमारा जो है लगभग 1 करोड़ का लमसम में आ जाता है। और उसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन कोई करना चाहता है तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन होगा, जिसके अंदर उसमें 25 कमरे निकल के आएंगे। लगभग मेरे अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं, जो मैं आर्किटेक्चर नक्शे वगैरह तैयार कराए, 25 कमरे निकल के आएंगे। अगर मैं इस की जो ऑक्यूपेंसी है, वैसे तो एयरपोर्ट के आसपास जो ऑक्यूपेंसी होती है मोर देन 100% होती है, बिल्कुल एक दिन में 2 बार भी रेंटेड हो जाता है। लेकिन हम ये बोल के चल रहे हैं कि अगर इसकी 60% बिल्कुल लीस्ट हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी का 60% भी होती है तो भी हम बता रहे हैं। और सिर्फ मैं बता रहा हूँ नॉमिनल, एयरपोर्ट के आसपास इतने सस्ते चार्ज होते नहीं है, नॉमिनल सिर्फ 3,000 रुपीज का भी हम पर रूम चार्ज लेते हैं। तो बिलीव मी कि कम से कम 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया का आपका रेवेन्यू क्रिएट होगा 1 साल के अंदर। ये प्रॉफिट होगा, प्योर प्रॉफिट। अपनी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करिए 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट पूरा वापसी हो जाएगा, और उसके बाद जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी आपको कमा के देगी। और एप्रिसिएशन जो प्रॉपर्टी का होगा कम से कम 25% सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के साथ में आपकी उसकी एप्रिसिएशन होगा प्रॉपर्टी का। कंपाउंडेड होगी 25%। तो सही 4 साल के अंदर तो ये मोर देन 100%। मैंने इसकी 10 ईयर्स की कैलकुलेशन लगाई थी, जिसके अंदर ये जो रेंटल रेवेन्यू हम जनरेट करें वो प्लस प्रॉपर्टी कॉस्ट कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए की वर्थ हो जाएगी इसकी, जो आज जिसमें आज मात्र 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ओके 2.5 करोड़ में भी क्या होगा, आप लैंड परचेज कर लीजिए, 1.5 करोड़ रुपए का जो है वो आपको बैंक से फाइनेंस करवा दिया जाएगा बनाने के लिए। वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के सीकर्स हैं वो इधर उधर ना भटके और तुरंत संपर्क करें। विलेज आबादी में बहुत थोड़ी जमीनें होती हैं, ज्यादा नहीं होती है, एक बार बिक जाती है तो फिर दोबारा महंगे रेट में मिलती है, फिर दोबारा महंगे रेट में मिलती है। तो सर मैं तो ये कहूंगा कि जैसे सर ने बताया है कि ये मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। मतलब जो अच्छी जगह लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने ऑफिस आए, मीटिंग करें, डिस्कस करिए। चाहूंगा कि सब लोग सिर्फ हमारे पास में इसमें लगभग 20 यूनिट अवेलेबल है, और 20 यूनिट ये मान के चलिए कि अभी हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई है उसकी जी। 20 यूनिट हम समझ रहे कि 1 महीना भी नहीं लगेगा 20 यूनिट बेचने में। तो जो भी लेना चाहते हैं वो जल्दी संपर्क करें, और उसकी जो पीपीटी है वो मैं शेयर कर दूंगा। श्योर सर। एक बार उसको थोड़ी स्टडी करें और उसके बाद फिर आए तो पीपीटी पढ़ें, कैलकुलेशन लेके अपने जो भी आर्किटेक्ट है या उनकी जो भी जानकार है उनसे शेयर करें। जब वो बता दें कि हाँ कैलकुलेशन एकदम एब्सोल्युटली ओके है, माइंड बनता है, तब डेफिनेटली आप संपर्क करें और जितना जल्दी हो सकता है आप उनको लें। जी बिल्कुल। तो ये कोई प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लैंड से अवेलेबल है हमारे पास, पहले परचेज की लैंड है, इसको हम पीसीज में कट करके दे रहे हैं। रजिस्ट्री कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री हुई है इसमें, और टोटल जो हम बेसिक एमिनिटीज है वो हम करके देंगे इसमें। ओके, तो इसमें म्यूटेशन की फैसिलिटी? म्यूटेशन है, आबादी दर्ज है, विलेज आबादी है, लालडोरा के अंदर एरिया है। डॉक्यूमेंट सर आप सारे वेरीफाई? वो सब कुछ, वो सब वेरीफाई खुद कराएं, हमसे डॉक्यूमेंट ले लें, खुद वेरीफाई कराओ। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो लैंड है ये
यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 30A, जो कि एक कॉमर्शियल सेक्टर है, उससे लगी हुई है। उसके ठीक सामने आपका एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि 0 किलोमीटर पर है। इसके हमारी साइड के ठीक पीछे बाजू में लगभग गांव स्टार्ट हो जाता है, और उसके बराबर में यमुना एक्सप्रेस वे है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। सेफेस्ट भी है, बेस्ट भी है, दोनों चीजें बात कह सकते जी, राइट सर। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम बताया ना कि लोकल पेमेंट तो अथॉरिटी से नहीं, ठीक है, अथॉरिटी से लो अच्छी रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें आप वो एक्टिविटी कर सकते हो जो एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ की गई है। ओके। जो एक्टिविटी वहाँ पे बताया गया है। सपोज अपने कमर्शियल एरिया में आपने एक ऑफिस स्पेस लिया, तो आप वहाँ ऑफिस ही बना सकते हो, होटल भी बना सकते हैं। सही, मतलब कंडीशंस है। हाँ, कमर्शियल होती है कंडीशन। मॉल के लिए आपने जगह लिया, तो आपको मॉल ही बनेगा जी। आप उसमें ऑफिस नहीं बना सकते। ओके। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी होटल के लिए, तो आप उसको ऑफिस नहीं बना सकते, आपको होटल ही बनाना पड़ेगा। लेकिन लाल डोरा की फ्री होल्ड जमीन जो होती है, उसके ऊपर फ्रीडम होती है। आप उसमें चाहे तो अपना घर बना लो, चाहे उसको होटल चला लो, चाहे उसको रेंटेड बना दो, चाहे उसको हॉस्पिटल बना दो, चाहे उसको स्कूल बना दो, कुछ भी बना दो, आपको कोई अपने जुडिक्शन लागू नहीं होती है। जी जी। यानी कि एक तरह से वो मिक्स लैंग्वेज होती है, आप ये कैसे भी उपयोग कर सकते हो। ओके। सबसे बड़ी चीज, वहाँ पे आपको नक्शे पास कराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है। अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, तो सिर्फ फायर वगैरह का आपको क्लियरेंस लेना होता है फायर डिपार्टमेंट का बनाते वक्त। क्योंकि अगर हम गेस्ट हाउस या कोई होटल बना रहे हैं, तो फायर का क्लियरेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी भी है हमारी। बिल्कुल। बाकी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई होती नहीं है रीज के अंदर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा होगा, जो भी लोग लकी होंगे वो इसको जरूर। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। हाँ, ये कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन जेवर। यस श्योर सर। आपका ये टैगलाइन है, और ये टैगलाइन हमने 2020 में बनाई थी। अरे सर, बहुत अच्छी लाइन है, और मैं आपके श्योरिटी देता हूँ, इस लाइन को मैं अपने इस वीडियो के थंबनेल में जरूर इसको यूज करूंगा, ताकि आपका मैसेज सबसे पहले आप इन्वेस्टर तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च जो है एवरग्रीन रेजिडेंसी फेज 2, इसकी डिटेल्स, इसकी पीपीटी वगैरह रेडी, लेआउट वगैरह सब रेडी हो गए। और जो ये हमने ध्यानपुर विलेज आबादी के अंदर जो लैंड टच बताया जी, इन दोनों की पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो भी आपके व्यूवर्स हो, आप अपने एंड से उनको आप भेज सकते हैं। जो भी आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं जी, ताकि इंटरेस्टेड लोग जरूर, एक्चुअली जिनको देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक जबरदस्ती नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वो उन लोगों को दी जाएगी जो प्रॉपर्टी समझते हैं। बिल्कुल सर। जो प्रॉपर्टी का जिनको पता है कि उन्होंने लाभ उठाया कोई प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी उन्हीं को दी जा सकती है। अगर हम सोचे किसी को हम चिपका देंगे प्रॉपर्टी, तो वो पॉसिबल नहीं है, और हमारी पॉलिसी में है भी नहीं। बिल्कुल। अगर 10 विजिट करते हैं, 10 के 10 में समझ में आ रहा है, हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये कोई ऐसे हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसा तो नहीं 10-20 हजार की चीज है कि आदमी झटका झेल देगा। बिल्कुल। इसमें पूरा वेरीफाई करे, समय उसे जांचे, देखे, समझे, पढ़ ले, और अपने साथ एक दो लोगों को और दिलवाए। बिल्कुल सर, वो तो चाहे मैं तो चाहूंगा कि अपने नेबर्स को या अपने जाने रिलेटिव्स को भी आप उनके साथ आए, देखें, सर के साथ मीटिंग करें, समझें प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से, उसके बाद अपना माइंड मेकअप करें। देन आपको लगता है कि आप यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड हैं, आप इन्वेस्ट करिए, और इसका बेनिफिट जितना मैक्सिमम मिल सकता है वो लेने की आपको चॉइस यहाँ सर की तरफ से मिल जाएगी। और अपॉर्चुनिटीज आप में जानते ही हैं, यहाँ पे जेवर है तो मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, और फ्यूचर के लिए भी और आज के लिए भी। मैं सर को थैंक्स कहता हूँ, सर ने बहुत टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। तो सर आप मतलब ने यहाँ पे सर के साथ, आशीष पांडे सर के साथ, अजय सर के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आपने बेसिकली? हाँ जी सर, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। मेरे कोई दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि आप जो है ना, एक पांडे जी हैं, आशीष पांडे हैं, तो वो भी एक्स सर्विसमैन है। आप भी एक्स सर्विसमैन है? नहीं सर, मैं सर्विंग में हूँ। एक्चुअल में क्या मुझे पता लगा, तो देखो जो लोगो होता है ना, मतलब जैसे कि आर्मी का लोगो या अपना तीनों सेनाओं का लोगो, तो मेरे को पता लगा कि वो एयरपोर्ट से मतलब रिटायर्ड है जी। तो मुझे भरोसा मतलब जागा, तो मैंने आने के बाद में कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया। ओके। तो मैंने एक शुरू में मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें मेरे को काफी फायदा हुआ। मतलब आपका एक मैसेज है कि मतलब कमिंग इन्वेस्टर्स के लिए कि वो भी इन्वेस्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को अपने सभी फौजी भाइयों
और जो सिविलियन पर्सन है सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आशीष पांडे जी से संपर्क करो बिल्कुल और उनसे मिलो, क्योंकि जो मेरे को फायदा हुआ है शायद किसी को हुआ होगा। मैंने कुल मिला के शुरू में 2020-21 में एक छोटी सी 12-14 लाख की प्रॉपर्टी ली थी जी, और मैंने उसको सेल 25 लाख में किया मात्र 2 साल के अंदर। सर मोर देन डबल। यस सर इतनी अपॉर्चुनिटी आपको आशीष सर के थ्रू मिल गई? हाँ जी, उनके थ्रू मिली मेरे को। सर इसमें आपने भी कहीं पहले माइंड सेट किया होगा कि आपको थोड़ा डर लगा, घबराहट हुई होगी? भाई देखो, फौजी आदमी जो है ना विश्वास पे चलता है। बिल्कुल। ठीक है, और हमको जो विश्वास दिखाई दिया यार हमारा फौजी भाई है, और उसने हमारे विश्वास पे खरा उतरा वो, और हमको जो है ना उसमें 100% मतलब पहले से कॉन्फिडेंस था कि यार एक आर्मी पर्सन के साथ में हम कुछ मिलकर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। सर मतलब एक डिफेंस का मतलब एक मेंटली सपोर्ट भी आपके अंदर था कि एज अ डिफेंस पर्सनल आप डिफेंस पर्सन के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? देखो जी सर, एक्चुअल में क्या नाम, फौजी जो पर्सन आर्मी पर्सन होता है वो भरोसे पे चलता है। बिल्कुल। जो हमारे बॉस ने बोल दिया, हम उसको चाहे उसने सही बोला चाहे गलत बोला तो हम उसको सही मानते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। प्लस जो फौजी बंदे का टैग मिल गया, दिखाई देगा, तो वो तो गलत बोल ही नहीं सकता ना, तो इसलिए हमको विश्वास हो गया। तो हमें पता है ना। आपका मतलब ये है कि सर जो रियल ट्रिक्स है, जो एज अ ग्रुप ऑफ एक्स सर्विसमैन, बिल्कुल ट्रस्ट, विश्वास, हाँ जहाँ पे आपको पूरा विश्वास के साथ आपको जो भी मिलेगा बिल्कुल विद सिक्योरिटी, मतलब आपके मेंटल मतलब आपको जो इश्यू जो होते हैं, डर है, वो आपको भूल मतलब हट जाए। बिल्कुल सर। देखो एक्चुअल में क्या ना, जो भी डिफेंस पर्सनल है उनसे तो मैं यही बोलूंगा, अगर कोई मेरा सुन रहा हो या कुछ देख रहा हो जी, तो उसको मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, फौजी आदमी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड आय है, तो मेरे पास भी कोई इतना ज्यादा पैसा तो था नहीं, ठीक है ना। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया तो उससे मेरे को थोड़ी हिम्मत जागी है। अब मैं और भी करूंगा, अभी एक और प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें मैं पक्का। अरे सर ऑल द बेस्ट सर, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि हम पे तो ज्यादा मतलब थोड़ा ही पैसा हमारे लिए बहुत होता है। बिल्कुल सर, अब थोड़ी सी हिम्मत जागी है भाई, हमको फायदा मिला है तो नहीं सर, एज अ डिफेंस पर्सनल भी कह लीजिए आप, इट्स हार्ड एंड मनी, आप मेहनत ही कमाई। नहीं, हमारा तो बिल्कुल हार्ड एंड मनी। बिल्कुल सर, हार्ड एंड मनी। तो फौजी भाइयों से तो मेरा निवेदन ही है, जो भी तीनों सेनाओं के मेरे भाई हैं जी, और साथ में सिविलियन से भी है, कि भाई तुमने बहुत देखे होंगे, थोड़ा इधर भी देख लो, बढ़िया रहेगा आपको। ठीक है, राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। ओके।